नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का समीर पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोयम को, जिसका नाम है मेमोरियल वर्सेस। इस पोयम को मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा है। ये पोयम दोस्तों थोड़ी सी लंबी है, इसीलिए हम इसे दो पार्ट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको इसके टाइटल का मतलब समझा देता हूं। देखिए, मेमोरियल जो है ये मेमोरी शब्द से बना है। मेमोरी मतलब किसी की याद में, और वर्सेस का मतलब है कविता, किसी की याद में कविता लिखना। तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने किसकी याद में ये कविता लिखी है, हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद मेमोरियल वर्सेस पोयम को लिखा था। और विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ कब हुई थी? 1850 में हुई थी। जब किसी की याद में मृत्यु के बाद कोई पोयम लिखी जाती है तो वो एक एलेजी होती है। ये पोयम भी क्या है? एक एलेजी ही है, मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई। लेकिन सबसे खास चीज मैं आप लोगों को एक बताना चाहता हूं कि एग्जाम में हमसे क्या पूछा जाता है कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने विलियम वर्ड्सवर्थ के अलावा किन दो पोएट्स को और याद किया है इस पोएम के अंदर। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है दोस्तों, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। सबसे पहले हैं गोथे। देखिए, गोथे जो हैं ये एक जर्मन पोएट हैं और इनको मैथ्यू अर्नोल्ड ने याद किया है मेमोरियल वर्सेस पोएम के अंदर। इसके अलावा लॉर्ड बायरन हैं, इन्हें भी याद किया है। तो इन तीनों नेम्स को आप याद रखना कि इन तीनों को याद किया है मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपनी पोयम मेमोरियल वर्सेस के अंदर। अब मैं आपको एक खास चीज दिखा देता हूं दोस्तों, जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, वो है ये चार्ट। देखिए, इस चार्ट का बहुत ज्यादा यूज है, क्योंकि मैं हर एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं। क्योंकि मैं हर एक पोयम को इसलिए पढ़ाता हूं, मान लो कोई भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वहां से छूटे ना, हर चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। यही मेरा पर्पस होता है और मैं 100% अपना देता हूं। अगर आपको फिर भी कोई कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि ये यहां पर कमी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायरन की। जो बायरन का जन्म हुआ था दोस्तों, वो 1788 में हुआ था, 1788 में हुआ था। कहां पर? लंदन में हुआ था, मतलब कि यूके में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। लेकिन देखने वाली चीज ये है कि बायरन की जो डेथ है वो ग्रीस में हुई थी, और ये शब्द आपकी पोयम के अंदर भी आपको मिलेगा। और कब हुई थी? 1824 में हुई थी। अभी मैंने पीछे आपको बताया कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद इस पोयम को लिखा है, मेमोरियल वर्सेस को। और बायरन की डेथ कब हुई थी? 1824 में। मतलब बायरन की डेथ के 26 साल बाद मैथ्यू अर्नोल्ड को लॉर्ड बायरन याद आए। इनके अलावा दोस्तों गोथे, जो कि एक जर्मन पोएट है। देखिए, इन्हें मैं गोथे बोलूंगा। यदि आपके हिसाब से ये प्रोनाउंसिएशन कुछ और है तो आप उसे अपने हिसाब से समझ सकते हैं, बट ये जर्मन नेम है, इसलिए मैं इसे गोथे बोल रहा हूं अपने हिसाब से। ठीक है, तो इनका जो डेथ हुई थी वो 1832 में हुई थी। कहां पर? वीमर में हुई थी। और ये कहां के थे? जर्मनी के थे। ठीक है, तो 18 साल बाद गोथे याद आए मैथ्यू अर्नोल्ड को। और विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में तो जानते ही हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ 1850 में हुई थी, जिसके बाद ये पोयम लिखी गई थी। तो ये कुछ खास चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अब मैं आपको दोस्तों इसके कुछ की फैक्ट, जो कि मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूं, याद रखने हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। मेमोरियल वर्सेस जो है इसको कंपोज किया गया था 1850 में। मैथ्यू अर्नोल्ड ने इसको कंपोज किया है। मैथ्यू अर्नोल्ड एक ग्रेट विक्टोरियन पोएट एंड क्रिटिक हैं। और किसकी डेथ के बाद लिखा था? विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद इसे लिखा था। ये एक एलेजी है। कितनी लाइंस में? 74 लाइंस की एक एलेजी है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने मेमोरियल वर्सेस को विलियम वर्ड्सवर्थ की याद में लिखा था, लेकिन उनके अलावा इन्होंने दो पोएट गोथे और बायरन को भी इस पोयम के अंदर याद किया है। देखिए, अब हम बढ़ते हैं इसके टेक्स्ट की तरफ। यह है आपके सामने पहला स्टैंजा। हर एक चीज को मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। पहली चीज ये है दोस्तों इसमें कि इसके अंदर जितने भी स्टैंजाज हैं उनकी कोई फिक्स लाइन नहीं है। किसी में 8 लाइन है, किसी में 4 लाइन है, किसी में 5 लाइन है, किसी में 15 लाइन है। इस तरह से आपको लाइंस देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम पहले स्टैंजा से। गोथे इन वीमर स्लीप्स। देखिए, गोथे जो हैं वो एक जर्मन पोएट हैं और कहां पर स्लीप करते हैं? वीमर में। और स्लीप का मतलब है दोस्तों उनको यहां पर ही दफनाया गया था।
एंड ग्रीस लॉन्ग सिंस सा बायरन्स स्ट्रगल सीज। और ग्रीस के अंदर बहुत समय पहले हमने देखा है किस चीज को, बायरन के स्ट्रगल को समाप्त होते हुए। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि लॉर्ड बायरन जो हैं उनकी डेथ कब हो गई थी, 1824 में हो गई थी। तो 26 साल बाद मैथ्यू अर्नोल्ड उन्हें याद करते हुए लिख रहे हैं कि हमने बायरन के स्ट्रगल को समाप्त होते हुए देखा है, कहां पर, ग्रीस के अंदर। बट वन सच डेथ रिमेन्ड टू कम, लेकिन अभी एक मृत्यु को और आना बाकी है। अभी एक ऐसा इंसान और है जिसको अभी मरना है, मतलब उसको मौत अभी आनी है। द लास्ट पोएटिक वॉइस इज डम। जो लास्ट पोएटिक वॉइस है वो क्या हो चुकी है, डम हो चुकी है। डम का मतलब है दोस्तों शांत हो जाना, साइलेंट हो जाना हमेशा के लिए। तो लास्ट पोएटिक वॉइस जो है वो भी डम हो चुकी है, वो भी शांत हो चुकी है। वी स्टैंड टुडे, और आज हम खड़े हुए हैं कहां पर, बाय वर्ड्सवर्थ टूम। हम वर्ड्सवर्थ की टूम के पास, उनकी ग्रेव के पास खड़े हुए हैं। तो यहां पर जो वन शब्द है, मतलब किसको अभी मौत आना बाकी था, विलियम वर्ड्सवर्थ को। और अब विलियम वर्ड्सवर्थ की भी डेथ हो चुकी है। आई होप ये स्टैंजा दोस्तों आप लोगों को समझ में आया है। बढ़ते हैं अगले स्टैंजा की तरफ। When Byron's eyes were shut in death, देखिए जब बायरन की आंखों को बंद कर दिया था, किसने, डेथ ने बंद कर दिया था। मतलब जब मृत्यु की वजह से बायरन की जो आंखें थी वो क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। तो हमने भी क्या किया, वी बोर्ड आर हेड, हमने अपने सरों को झुका लिया। एंड हेल्ड आर ब्रीथ, और हमने अपनी सांसों को रोक लिया। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम बायरन का सम्मान करना चाहते थे। हमने अपने सरों को झुका लिया बायरन के सम्मान में। ही टॉट अस लिटिल बट आवर सोल हैड फेल्ट हिम लाइक द थंडर्स रोल। ही टॉट अस लिटिल का देखिए मतलब क्या है दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। लॉर्ड बायरन की जो डेथ हो गई थी वो मात्र 36 साल के थे जब उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में अपना ज्यादा कंट्रीब्यूशन वो नहीं दे पाए थे, इसीलिए मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है कि ही टॉट अस लिटिल। यदि आपसे पूछा जाए कि ही टॉट अस लिटिल जो है, ही जो है वो किसके लिए है, वो बायरन के लिए है। कि बायरन ने हमें रचनाएं तो दी लेकिन उनकी रचनाएं थोड़ी सी कम रह गई क्योंकि उनकी मृत्यु 36 साल की उम्र में ही हो गई थी। बट आवर सोल हैड फेल्ट हिम, लेकिन हमारी आत्मा ने वो महसूस किया, किस तरह से, उनकी रचनाओं को महसूस किया, लाइक द थंडर्स रोल, जिस तरह से आसमान में बिजली चमकती है और बिजली चमकने से क्या होता है, पूरा आसमान हिल जाता है, चमक जाता है। इवन धरती पर भी उसके इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव जो बायरन के वर्क थे वो भी ऐसे ही थे, बिजली की तरह। जो भी वर्क उन्होंने लिखे वो बहुत ही उम्दा क्वालिटी के थे। विद शिवरिंग हार्ट, हमारे कांपते हुए हृदय से द स्ट्राइफ विसा, हमने देखा किस चीज को, बायरन के संघर्ष को हम लोगों ने देखा। ऑफ पैशन विद इटर्नल लॉ, हमने क्या देखा, जो बायरन के वर्क्स हैं उनके अंदर एक ऐसा पैशन है, एक ऐसा जोश है जिनको पढ़ने के बाद आदमी के अंदर एक अलग किस्म की एनर्जी आ जाती है, एक अलग किस्म का जोश आ जाता है। और वो कैसा है, इटर्नल है, जो कभी भी समाप्त नहीं होगा। एंड yet with reverential awe we watch the fount of fairy life which served for that titanic strife। देखिए यहां पर रिवरेंशियल का मतलब है श्रद्धा के साथ। हमने देखा किसको, एक फव्वारे को, जो उग्र जीवन का फव्वारा है, हमने उसे देखा जिसने हमेशा काम किया था किसके लिए, नेकी के लिए, मानव हित के लिए काम किया था। और जो ये संघर्ष थे जिनके लिए बायरन काम कर रहे थे, वो संघर्ष जो थे वो टाइटैनिक थे, बहुत बड़े संघर्ष थे, वो छोटे संघर्ष नहीं थे। तो बायरन जो थे वो एक ऐसे पोएट थे जिन्होंने हमेशा नोबल रीजन के लिए ही फाइट की है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले स्टैंजा की तरफ। देखिए अभी तक जो बात हो रही थी वो किसके बारे में हो रही थी, बायरन के बारे में हो रही थी। मैथ्यू अर्नोल्ड ने बायरन को याद करते हुए जो चीजें लिखनी थी वो अब लिख चुके। अब यहां से बात होगी दोस्तों गोथे की। तो आप लोगों को ध्यान से सुनना है, ये स्टैंजा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसमें कई ऐसी चीज आएंगी जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। When Goethe's death was told, we said, sunk then is Europe suggest had। देखिए जब यहां पर कहा है कि जब गोथे की डेथ के बारे में हम लोगों को बताया गया तो हमने क्या कहा, डूब गया। यूरोप का जो सबसे
इंटेलिजेंट पर्सन या फिर हम सबसे बुद्धिमान पर्सन की बात करें, जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है यूरोप का, वो भी अब हमें छोड़कर चला गया। किसके बारे में कहा गया है यहां पर? गोथ के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो जो गोते हैं उनको अब जाना पड़ा और वो अब चले गए हैं इस संसार से, फिजिशियन ऑफ द आयरन एज। और ये गोते जो हैं वो क्या थे? फिजिशियन थे, आयरन एज के फिजिशियन। आयरन एज का मतलब यहां पर क्या है दोस्तों? इंडस्ट्रियल एज है। ठीक है, तो इन्हें फिजिशियन, एक सर्जन क्यों बोला है मैथ्यू अर्नोल्ड ने, ये हमें आगे चल के पता चलेगा, मैं आपको इसे समझा दूंगा। गोथे हैज डन हीज पिलग्रिमेज। जो गोते हैं उनकी जो तीर्थ यात्रा है वो क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। उनका जीवन जो है अब वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब वो हमें इस धरती पर हमारे साथ नहीं है, वो हमें इस धरती पर छोड़ के ही चले गए हैं दूसरी दुनिया में। अब मैं आपको बताता हूं मैथ्यू अर्नोल्ड ने क्यों गोथे को फिजिशियन ऑफ द आयरन एज बोला है, अगली लाइनों में पता चलने वाला है। ही टुक द सफरिंग ह्यूमन रेस, ही रेड ईच वाउंड ईच वीकनेस क्लियर। देखिए यहां पर कहते हैं जो गोथे ने वर्क लिखे थे, उनके वर्क में हमें क्या देखने के लिए मिलता था? ह्यूमन सफरिंग जो थी, मतलब जो भी इंसानों के दुख थे उनको वो बयां करते थे। जो भी यहां पर वाउंड का जो मतलब है पेन है, उसने इंसानों के हर एक पेन को, हर एक दुख को, हर एक दर्द को समझा और अपनी पोयम के जरिए, अपनी रचनाओं के जरिए उन्होंने लोगों को बताया और लोगों की हर एक वीकनेस को जाना उन्होंने, उन्हीं वीकनेस को उन्होंने बताया। तो जो गोथे थे वो एक ऐसे पोएट थे जो लोगों की सोच को पढ़ने की ताकत रखते थे और वही लिखते थे जो लोग चाहते हैं कि कोई पोएट उनके लिए लिखे। कोई भी ऐसा वर्क जो गोते लिखते थे वो लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से ही होता था। ठीक है, और उन्होंने कैसा काम किया? एंड स्ट्रक हिज फिंगर, जिस तरह से एक फिजिशियन होता है और वो अपनी फिंगर को रखता है ऑन द प्लेस, ऐसे स्थान पर, और कहता है, और वो फिजिशियन क्या कहता है? दाओ एलेस्ट हेयर एंड हेयर। यहां पर वो कहता है कि तुम्हें जो पेन है वो कहां पर है? पेन है हेयर एंड हेयर, तुम्हें दर्द जो है यहां पर है। जिस तरह से एक डॉक्टर जो है दर्द को महसूस कर लेता है, किसी भी मरीज के हाथ लगाकर बताता है तुम्हें दर्द यहां पर है और यहां पर है, इसी तरह से गोते ने भी लोगों की सफरिंग्स को समझा, उनकी वीकनेस को समझा, उनके वाउंड को समझा और वही चीजें अपने वर्क्स में लिखी। इसीलिए मैथ्यू अर्नोल्ड ने उन्हें फिजिशियन ऑफ द आयरन एज बोला है। आई होप ये स्टैंजा भी आप लोगों को समझ में आया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले स्टैंजा की तरफ। ही लुक्ड ऑन यूरोप्स डाइंग आवर। उन्होंने क्या चीज देखा? यूरोप के बुरे समय को देखा। डाइंग आवर मतलब जो बहुत ही गंदा समय था, बहुत बुरा समय था यूरोप के लिए, उन्होंने उस समय को भी देखा है। ओ फिटफुल ड्रीम एंड फेवरिस पावर। फिटफुल ड्रीम का मतलब, देखिए फिटफुल जो होता है इसका मतलब होता है योग्य, और ड्रीम जो है इसको तो आप जानते हैं, इसका मतलब है सपने। जो लोगों के योग्य सपने थे वो क्या हो रहे थे? बिखर रहे थे, टूट रहे थे। और उन लोगों के अंदर जो फेवरिस, जबर वाली पावर थी, वो पावर भी उनकी बेकार के कामों में लगी हुई थी, उसका इस्तेमाल वो लोग नहीं कर पा रहे थे। इस सब को देखने के बाद हीज आई प्लंग्ड डाउन द वेल्टरिंग स्ट्राइफ, और ये सब देखने के बाद उसकी आंखें जो हैं वो दर्द से भर गई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। द वेल्टर का मतलब होता है जो झमेला, जो फालतू के जो संघर्ष हैं, लोग फंसे हुए थे फालतू की चीजों में, ये सब देखकर उनकी आंखें जो हैं दर्द से डूब गई। द टर्मोइल ऑफ एक्सपायरिंग लाइफ। देखिए टर्मोइल का क्या मतलब होता है दोस्तों? उथल पुथल होना या फिर अशांति होना। उन्होंने देखा लोगों की लाइफ में क्या है? अशांति है। किस वजह से? इंडस्ट्रियल एज की वजह से अशांति है, और उस समय पर जो वार हो रहे थे, लोग वहां पर मर रहे थे, इस वजह से सब चारों तरफ जो थी वो अशांति ही अशांति थी। इसलिए उन्होंने कहा, ही सेड, उन्होंने कहा, द एंड इज एवरीवेयर, आर्ट स्टिल हैज ट्रूथ, टेक रिफ्यूज देयर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वो कहते हैं कि अंत जो है वो चारों तरफ है। चाहे आप इंडस्ट्रियल एज के बारे में आप सोच रहे हो, तब भी वहां पर अंत ही है, क्योंकि हम नेचर के बारे में नहीं सोचते, और वार में तो लोग क्या करते हैं? वो मरते ही हैं। तो वो कहते हैं अंत जो है वो चारों तरफ है। आर्ट जो है स्टिल हैज ट्रूथ, जो सच्चाई है, जो अभी अच्छी चीजें बची हुई हैं, वो किस चीजें बची हुई हैं? आर्ट के अंदर बची हुई हैं। टेक रिफ्यूज देयर, तो मैं सभी लोगों से कहता हूं कि तुम जाओ
और वहां पर जाकर शरण ले लो। किस में ले लो? आर्ट के अंदर। एंड ही वॉज हैप्पी इफ टू नो कोज ऑफ थिंग्स एंड फार बिलो हिज फीट टू सी द ल्यूरिड फ्लो ऑफ टेरर एंड इनसेन डिस्ट्रेस एंड हैड लॉन्ग फेट बी हैप्पीनेस। देखिए वो कहते हैं कि जो लोग भी आर्ट में जाकर शरण ले लेंगे उन लोगों के लिए जो गोते हैं ये वो हैप्पी हैं। क्यों हैप्पी हैं? क्योंकि वो जानते हैं। क्या जानते हैं? क्योंकि जो लोग भी आर्ट की शरण में जाएंगे, आर्ट क्या करेगी, उसके अंदर अभी सच्चाई बची हुई है, इसलिए वो उनके टेरर को, उनके डर को पूरी तरह से खत्म कर देगी। और जो उनके इनसेन डिस्ट्रेस हैं, मतलब उनकी सफरिंग्स हैं, उनको भी खत्म कर देगी पूरी तरह से। आर्ट के अंदर ही अभी सच्चाई बची हुई है, अदरवाइज सारी चीज जो है ना हमेशा मृत्यु की तरह ही हमें दिखेगी। द एंड इज एवरीवेयर, मतलब जो अंत है वो हर कहीं है, सिर्फ आर्ट ऐसी चीज है जो अभी बची हुई है। तो जो आर्ट है उसकी शरण में चले जाओ और वहां पर जाकर आपको क्या मिलेगी? हैप्पीनेस मिलेगी। तो इस पार्ट में दोस्तों हम इतना ही रखते हैं। अगले पार्ट में हम बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की, और विलियम वर्ड्सवर्थ को किस तरह से मैथ्यू आर्नोल्ड ने याद किया है, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में इतना ही। आई होप ये लाइंस आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।